Hello friends, welcome to Kavish IAS Converting Possibilities into Reality। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 28 मई 2023 को IAS के प्रीलिम्स एग्जाम्स कंडक्ट हुए थे और उसमें से सीसेट का जो पेपर था GS2 का पेपर था उसमें रीजनिंग सेक्शंस के क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। अगर आपने क्वेश्चन पेपर देखा होगा या फिर जिन्होंने एग्जाम्स दिए हैं उन्होंने देखा होगा कि रीजनिंग सेक्शंस में कुछ क्वेश्चंस का पैटर्न थोड़ा डिफरेंट था and there were total about 20 questions from reasoning sections only out of 80। तो अगर इतने क्वेश्चंस को हम मास्टर कर लें तो हमारे लिए प्रीलिम्स क्वालिफाई करना काफ़ी इजी हो जाएगा। साथ ही साथ इस साल के क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है ताकि हम ये समझ सके कि हमसे कहाँ कहाँ गलतियाँ हुई थी, हम कहाँ कहाँ पर कमज़ोर थे। उन जगह को स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज़रूरी है अगले एग्जाम्स के। और अगर आपको पता होगा यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 का एग्जाम का डेट भी आ चुका है, दैट इज 24 मई। तो तब तक के लिए हमें अभी से प्रिपरेशन लेना होगा, अभी से प्रैक्टिस स्टार्ट करनी होगी और अपनी वीकनेसेस को इम्प्रूव करना होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस साल के क्वेश्चन पेपर से। तो हमारा पहला क्वेश्चन ये था। ये क्वेश्चन लगभग इजी सेक्शंस में आता था। चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो यहाँ पे हमने ये टेबल फॉर्म कर लिया है। अगर आपने हमारे दूसरे पहले वीडियोस देखे होंगे तो वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि इसका क्या मतलब होता है। बेसिकली हर अल्फ़ाबेट का एक नंबर होता है। अगर हम उसे सीधे तरह से काउंट करें या उल्टे से भी, जैसे कि फर्स्ट इफ वी स्टार्ट फ्रॉम ए बी सी इस तरह से जाएंगे तो ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 2, इस तरह से सी की वैल्यू 3 ऐसे जाएगा। और ऑपोजिट में भी हम गिन सकते हैं। ओके, तो चलिए जीरो को देखते हैं पहले। जीरो, रो, जीरो को लिखा गया है CHUR। क्यों ऐसे लिखा गया है? देखिए ABCD ये ऐसे आ रहा है, Z पे खत्म हो रहा है, फिर से अगर आप ये साइकिल स्टार्ट करें तो फिर से A से शुरू होगा। ओके, तो Z के कितने लेटर्स के बाद C आ रहा है? 1 2 3। सो यहाँ पर मैंने +3 लिखा। ओके, सिमिलरली ई पर आते हैं। ई यहाँ पे है, ई के कितने बाद एच आ रहा है? 1 2 3, अगेन +3। लेट्स कम टू आर। आर के बाद कितने में? 1 2 3, फिर से 3 लेटर्स। एंड सिमिलरली ओ के बाद आर कैसे आ रहा है? 1 2 3। मतलब हम 3 स्टेप्स आगे जा रहे हैं। अंडरस्टूड? दिस इज द कोड। इस तरह से अगर हम प्लेयर लिखेंगे तो प्लेयर को कैसे लिखेंगे? PLAYER कैसे लिखेंगे? P+3, P कहाँ पर है? 1 2 3, आप हाथ से भी गिन सकते हैं, वॉट एवर इज ईजी फॉर यू। S कहाँ कहाँ पर है? सब में है। L, L का मतलब L के बाद MNO। लेट्स कम टू O, O भी सभी जगह पे है। ए के बाद BCD, लेट्स कम टू डी। सो डी कहाँ कहाँ पर है? ए में नहीं है तो ए को काट दो। वाई, वाई मतलब ZAB। वाई के बाद जेड पे खत्म हो रहा है, हम फिर से ए से स्टार्ट करेंगे। ओके, सो ZAB। सो बी होगा यहाँ पे, बी सभी जगह पे है। ई, ई का मतलब FGH। एच कहाँ पे है? इन दोनों में, बी में नहीं है, काट देते हैं। आर, आर के बाद STU, यू डी में है, सी में नहीं है। सो डी हमारा आंसर है। जिस सेट में जैसा आंसर है, जैसा क्वेश्चन है, उस हिसाब से आपको ऑप्शंस मिलेंगे। SODBHU इज द करेक्ट आंसर। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। This one. Consider the following statements. A is older than B. C and D are of the same age. E is the youngest. F is younger than D. F is then older than A. ये एक पैटर्न दिया हुआ है, कौन किससे बड़ा है, कौन किससे छोटा है। ओके, हाउ मेनी स्टेटमेंट्स गिवन अबव
are to determine the oldest required person or persons. कितने सेंटेंस को पढ़ के, कितने स्टेटमेंट्स को पढ़ के हम एनालाइज कर सकते हैं कि इन सब में सबसे बड़ा कौन है? क्या सिर्फ एक से हो जाएगा या फिर सबकी जरूरत होगी, 3 से, 4 से, 2 से? कैसे पता चलेगा? तो चलिए देखते हैं. A is older than B. यहां पे लिखते हैं A is older than B. ओके, मैं ऊपर नीचे से समझा रही हूँ. अगर ऊपर है मतलब ओल्डर है, नीचे मतलब यंगर है. C and D आर ऑफ सेम एज. C and D को मैं कॉमा में लिख रही हूँ, मतलब वो सेम एज में है. ओके. E is the youngest. E को सबसे नीचे रखते हैं. F is younger than D. F is younger than D. इसके नीचे आएगा. E सबसे छोटा है. F is older than A. F के नीचे A आएगा. ओके, मतलब ये पूरा चीज यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा. या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो, यहीं पे लिख लेते हैं. ओके, सो सी डी एक जगह पे, F एक जगह पे, A फिर B, उसके सबसे नीचे आएगा यहाँ पर E. तो हमें पांचों सेंटेंस की जरूरत पड़ी ये समझने के लिए कि C और D ओल्डेस्ट हैं. लास्ट सेंटेंस तक की हमें जरूरत पड़ी. ओके, so how many statements given above are to be determined the oldest required person or persons? All 5. This is the correct answer. Okay, next अगले क्वेश्चन को देख लेंगे. So this is our next question. Consider the following, including the questions and the statements. There are 5 members A, B, C, D, E in a family. Question is, what is the relation of E to B? E to B का क्या relation है? ठीक है, इतने सारे statements दिए हुए हैं. Which of the following is correct in respect of the above question and statements? Statement 1, 2, 3 और sufficient, 1, 3, 4 sufficient, इस तरह से. कौन सा combination? ओके, कितने कॉम्बिनेशन से? क्या चारों सेंटेंस की जरूरत है या फिर सिर्फ 3 से हो जाएगा? कौन से कॉम्बिनेशन से हम E टू B का रिलेशन निकाल सकते हैं? तो पहले हमें निकालना होगा, फिर समझेंगे कि कितने सॉल्व करके पता चल रहा है. A and B are a married couple. A and B are a married couple. इक्वल टू का साइन हम लोग रिलेशन, मैरिज को शो करने के लिए डिनोट करेंगे. ओके, दिस वन. D is the father of C. D is the father of C. ये वाला लाइन जो है पेरेंट चाइल्ड का है और फादर के लिए हम यहाँ पर मेल लिख लेते हैं. अब दूसरा कोई सिंबल भी आपके लिए जो इजी हो आप वो कर सकते हैं. E is D's son. So D is father of C and E is also D's son. तो मतलब C और E किसी तरह से भाई बहन या भाई भाई हुए. E son है मतलब E भी मेल है. अंडरस्टूड? A and C are sisters. मतलब C is a female. A भी यहीं पे है जो कि फीमेल है. A और B हस्बैंड एंड वाइफ हो गए, तो B is a मेल. ओके, तो D सबसे बड़ा है. अभी बोल रहा है कि E टू B का क्या रिलेशन है. अभी तो फैमिली ट्री पूरी की पूरी बनी. अंडरस्टूड? तो E और B का क्या रिलेशन है? टेक्निकली E और B ब्रदर्स इन लॉ है. मतलब ये भाई है, ये जीजा जी है. ओके, E A का भाई है, जीजा जी है, क्योंकि E C सिबलिंग्स है, C और A सिबलिंग्स है, तो ऑब्वियसली A और E भी सिबलिंग्स है. मतलब हमें चारों के चारों सेंटेंस की जरूरत पड़ी. अब ऑप्शंस में आते हैं. स्टेटमेंट 1, 2, 3 आर सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन. क्या सिर्फ इनसे होगा? नहीं. स्टेटमेंट 1, 3 एंड 4 आर सफिशिएंट? नहीं. All 4 statements together are sufficient to answer the question. This is the correct answer. Okay, all 4 statements are not sufficient. ये तो होगा ही नहीं, हमने infer कर लिया. तो C is the correct answer.
Now let us move on to the next question. This is it. Choose the group which is different from the others. ये कुछ numbers लिखे हुए हैं. 17, 37, 47, 97, 31, 41, 53, 67. 71, 73, 79 and 83, 83, 89, 91, 97. अभी अगर आप देखो ध्यान से तो सब में एक चीज ओवरऑल सिमिलर है. ये सारे के सारे प्राइम नंबर्स हैं. व्हाट आर प्राइम नंबर्स? इवन जो आपको अगर पता होगा तो प्राइम नंबर्स वो हैं जिनका फैक्टर 1 होते हैं और द नंबर इटसेल्फ. कोई दूसरा उनका फैक्टर नहीं होता है. ठीक है, मतलब वो किसी और नंबर के मल्टीपल्स नहीं होते. किसी और दो नंबर को इनटू करके वो नंबर नहीं आएगा. ओके, सिर्फ 1 होगा और वो नंबर इटसेल्फ, तभी तो वो नंबर आ जाएगा. दैट इज a prime number. 1 into a number is that number itself, like that. Okay, अभी आप देखो 17, 37, 47, 97 प्राइम नंबर्स हैं. 31, 41, 53, 67 ये सारे प्राइम नंबर्स हैं. 71, 73, 79, 83 अगेन प्राइम नंबर्स. 83, 89, 97 are prime numbers, but 91 is not a prime number. This is divisible by 7. कैसे? 91 divisible by 7. 7 1 जा 7, 21, 3. 13 और 7 उसके factors हैं, apart from 1 and 91 itself. So 91 is not a prime, it is rather a composite number. That means D is different from others. D is the right answer. Okay? Let us now move on to the next question. This one. ये सिंबल्स देख के नहीं डरना है, इनका मतलब होता है, वो मतलब हमको समझना होगा. 7, 9, 8 सॉरी 7, 9, 10 इज इक्वल टू 8. 9, 11, 30 इज 5. ठीक है, देखिए ये कम हो गया. कैसे कम हुआ? 9, 11, 30 से तो सबसे ये कम है. 11, 17, 21 13 हो गया. तो फिर इस चीज की क्या वैल्यू होगी? अभी समझिए. 9, 7, 9 और 10 इनको ऐड कर देते हैं. 7 प्लस 9 प्लस 10 कितना होगा? 7 प्लस 9 इज 16. 16 प्लस 10 इज 26. इन दोनों डिजिट्स को आप आपस में ऐड कर दो. 2 प्लस 6 कितना हुआ? 8. सिमिलरली ये सॉल्व करते हैं. 9, 11, 30. 9 plus 11 plus 30. 9 plus 11 is 20. 20 plus 30 is 50. 5 plus 0 is equal to 5. आ गया. 11, 17, 21. 11, 17, 21. 11 and 17 is 28. 28 plus 21 मतलब 49. 49. 4 plus 9 is equal to 30. 13 आ गया. तो ऐड करना है, जो भी रिजल्ट है उसको ऐड कर देने से जो रिजल्ट आएगा. तो क्वेश्चन ये रहा. 23 प्लस 4 प्लस 15. 23 प्लस 4 कितना होता है? 27. 27 प्लस 15 दैट इज 37 प्लस 5 42. कितना होगा? 4 plus 2 is 6. Answer is A. This is the correct answer. Okay? तो ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया. दूसरा एक और क्वेश्चन देख लेते हैं. So this is our next question. क्या है? ABCD is a square. ड्रॉ कर लेंगे पहले. ओके? मेरा स्क्वायर बहुत खराब है. A, B, C, D. Okay? One point on each of AB and CD. AB में एक पॉइंट होगा, CD में एक और पॉइंट होगा.
दिस इज ए बी का पॉइंट, दिस इज सी डी वाला पॉइंट, एंड टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स ऑन ईच ऑफ बी सी एंड डी ए। बी सी और डी ए में एक एक, सॉरी, दो दो पॉइंट्स होंगे, बी सी में दो दो पॉइंट्स। ओके, now the question is, how many distinct triangles can be drawn using any 3 points as vertices out of the 6 points, these 6 points? यहाँ पर इस पॉइंट को हमें समझना होगा। एक टाइम पे आप सिर्फ 3 पॉइंट्स को यूज कर सकते हैं। ओके, नॉट लाइक ट्राइंगल बनाने में तो 3 ही पॉइंट्स यूज हो सकते हैं, वो नहीं कहा जा रहा है। कहा जा रहा है कि अगर आप चाहे तो इन सभी पॉइंट्स को जोड़ दो, बहुत सारे ट्राइंगल्स हो जाएंगे, सभी पॉइंट्स को जोड़ दो इस तरह से। तो कितने ट्राइंगल्स होंगे वो नहीं पूछा गया है। एक टाइम पे आप सिर्फ 3 बना सकते हो, नॉट लाइक एक साथ कितने बन रहे हैं। नो, एक टाइम पे कितना बन रहा है अगर आप सिर्फ 3 पॉइंट्स को जोड़ोगे। ओके, तो इसका आंसर कैसे लिखना है? तो एक टाइम पे आपको 3 बनाने हैं, सॉरी 3 पॉइंट्स को यूज करना है, सारे के सारे रैंडमली आपको काउंट नहीं करना है। ओके, यहाँ पर एक बन रहा है, यहाँ पर भी एक बन रहा है, तो आप 6 पॉइंट्स यूज कर रहे हो, वो नहीं करना है, सिर्फ 3 यूज करना है। अब आप कैसे गिनोगे? मतलब 3 पॉइंट्स। ओके, तो मैं एक यहाँ पे ट्राइंगल समझाने की कोशिश करती हूँ। उनमें से एक पॉइंट आपका कांस्टेंट है, कोई भी एक पॉइंट आप ले सकते हो, कोई भी एक पॉइंट जो कांस्टेंट है। बाकी के 2 पॉइंट्स चेंज होंगे। तो इन 6 पॉइंट्स में से एक तो आपका यहीं चला गया, बाकी में से यहाँ पे आप सपोज यहाँ वाला आप कंसीडर कर रहे हो, यहाँ पे आप 5 पॉइंट्स यूज कर सकते हो, कोई भी 5। यहाँ पे आप कितने यूज कर सकते हो? बाकी के बचे 4। सपोज ये यूज हो गया, ये भी यूज हो गया, तो बचा 1 2 3 4। इसी तरह से होंगे एट वन टाइम, नॉट टोटल। ओके, सो एक टाइम पे फिर आप कितने बना सकते हो? ये वाला कांस्टेंट इंटू 5 इंटू 4, तो यहाँ पे एक पॉइंट होगा, इंटू 5 इंटू 4, सो 1 into 5 into 4 is equal to 20. This is the answer. 20 squares. Understood? तो 20 हो गया इसका आंसर। सिमिलरली अगर ऐसे बोलते कि आप टोटल कितने कर सकते हो, तब ये 6 होता। आप एट ए टाइम 6 के 6 में से कोई सा भी यूज कर सकते थे, तब ये 6 हो जाता, तब पूरा मैथ्स डिफरेंट हो जाता। यहाँ पे है कि एक टाइम पे आप कितना यूज कर सकते हो, कितना बना सकते हो, तो उस हिसाब से यहाँ पे आज का आंसर 20 होगा। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। There are 4 letters and 4 envelopes, and exactly one letter is to be put in exactly one envelope with the correct address. 4 लेटर है और 4 envelopes हैं. Exactly one letter is to be put in exactly one envelope with the correct address. एक ही लेटर को आप सही तरीके से पुट करोगे सही एड्रेस वाले एनवेलप पे. इफ द लेटर्स आर रैंडमली इंसर्टेड इनटू द एनवेलप्स, अब आप रैंडमली पुट कर रहे हो, देन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. It is possible that exactly one letter goes into an incorrect envelope. There are only 6 ways in which only 2 letters can go into the correct envelopes. Which of the following statements given above is or are correct? कौन सा सही है? क्या दोनों सही है या दोनों गलत है? समझना है. 4 लेटर है, 4 एनवेलप है. Exactly one letter is to be put in exactly one envelope with the correct address. मैं यहाँ पे 4 लेटर या एनवेलप, आप इसको समझ लो, बना लेती हूँ. ओके, एटलीस्ट एक बिल्कुल करेक्ट होगा ही होगा, लिख दिया है. करेक्ट लेटर विथ करेक्ट एनवेलप. बाकी इनको आप रैंडमली कर रहे हो, ठीक है. उनमें से एक 100% सही होगा. It is possible that exactly one letter goes
into an incorrect envelope. It is possible that exactly one letter goes into an incorrect envelope. अभी समझना होगा क्या ये सेंटेंस सही हो सकता है या नहीं हो सकता है। ध्यान से देखो, अगर 3 सही है, 1 गलत है, ऐसा हो सकता है? अगर ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, तो इसको भी तो सही होना ही पड़ेगा। अगर 1 गलत है तो उसको तो किसी और के साथ एक्सचेंज होना पड़ेगा ना। सपोज इसका इसके साथ एक्सचेंज हुआ, तब तो ये गलत होगा, तो मतलब ये भी गलत हो रहा है ना, तो ये तो होगा ही नहीं। इट इज पॉसिबल दैट एग्जैक्टली वन लेटर गोज इनटू एन इनकरेक्ट एनवेलप, ये ऑप्शन हो ही नहीं सकता। सिर्फ एक गलत नहीं होगा, एटलीस्ट 2 गलत होने होंगे, राइट? दूसरा क्वेश्चन, there are only 6 ways in which only 2 letters can go into incorrect. So एक हमने समझ लिया कि एटलीस्ट 2 इनकरेक्ट होने ही होंगे, और ये होगा ही होगा, एटलीस्ट 2। एक गलत होगा तो उसके साथ दूसरे एक को गलत होना ही होगा। और क्योंकि एक सही है, बोल दिया है एक लेटर हमारा सही है, तो दूसरा भी कोई एक जरूर सही है। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, बाकी के 2 इनकरेक्ट। सो एटलीस्ट 2, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, एज पर द क्वेश्चन, at least 2 are correct and at least 2 are incorrect. पहले पैटर्न समझना होगा। अंडरस्टूड? सो 6 ways हो सकते हैं in which only 2 letters can go into the correct envelopes. ऐसे 6 कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं जिनमें 2 सही हो। कौन सा? इसके साथ ये, या फिर ये, या फिर ये। ओके, तो पहले वाले के साथ ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, तो कितने हो गए? 3 प्लस दूसरा वाला कंसीडर करो, इसके साथ ये हमने कैलकुलेट कर लिया पहले वाले में, ये हो सकता है, ये हो सकता है, 2 हो गया। सिमिलरली इसमें आओ, अभी इसमें आते हैं, इसके साथ ये दोनों सही हो सकता है, हमने कैलकुलेट कर लिया, बचा ये, और इसके साथ सारे के सारे कैलकुलेट कर लिए, कितने हुए? 6 हो रहा है। 6, there are only 6 ways in which only 2 letters can go into the correct envelopes. ये हो रहा है, तो sentence 2 is correct, only 2 is correct, answer B is the correct answer. So now let us move on to the next question. This is the question, what is the remainder when 85 into 87 into 89 into 91 95 96 is divided by 100? मतलब इतने सारे नंबर्स को आप मल्टीप्लाई करोगे उसके बाद 100 से डिवाइड करोगे तो क्या आंसर आएगा? तो पहले ये समझना है कि हमें इतना बड़ा नंबर इंटू करना भी है या नहीं, मल्टीप्लाई करने की जरूरत भी है या नहीं। नहीं है। कैसे? एक कॉन्सेप्ट पहले समझ लेते हैं। सपोज देर इज अ नंबर, वेरी रैंडम नंबर, 978, ओके, एंड वी वांट टू डिवाइड इट बाय 100 फॉर एग्जांपल। हम उसको 100 से डिवाइड करना चाहते हैं, तो चलिए डिवाइड करके देखते हैं क्या आता है। 9 से किया 900, क्या बचा? 78। लास्ट के 2 डिजिट्स, उनमें से एक यूनिट्स प्लेस है, एक टेंस प्लेस है। ओके, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं फॉर अंडरस्टैंडिंग। 1000 से डिवाइड करते हैं, 9786, 9 से कर लो 9786, क्या बचा? लास्ट के 3 डिजिट्स, जितने जीरो होंगे उतने लास्ट के डिजिट्स हमें जानने होंगे। ओके, जितने डिजिट्स होंगे इस फाइनल नंबर में से जो होल नंबर बचेगा, कंप्लीट जो नंबर बच रहा है पहला नंबर, उसके लास्ट के डिजिट्स हमें जानने होंगे। दैट्स इट। तो कहीं ना कहीं किसी तरह से हमें ये लास्ट डिजिट निकालना है। वो जो लास्ट डिजिट होगा उसको 100 से डिवाइड करो, 1000 से डिवाइड करो, 10 से डिवाइड करो, वही आंसर होगा, वही रिमाइंडर होगा। दैट इज ओनली द रिमाइंडर। अंडरस्टूड? नाउ यहाँ पे क्या ऑप्शन है? सारे के सारे 1 डिजिट, 1 डिजिट्स हैं, सिंगल डिजिट। मतलब आपको सिर्फ
यूनिट्स प्लेस को फाइंड आउट करना है, सिर्फ यूनिट्स प्लेस। ये तो और इजी हो गया। अभी यूनिट्स प्लेस को फाइंड आउट करने के लिए क्या हमको पूरा का पूरा इंटू करने की जरूरत है? नो, वी ओनली नीड टू मल्टीप्लाई जो भी यूनिट्स में है, सिर्फ इनको मल्टीप्लाई करते चले जाओ। जो लास्ट में बचेगा उसको आप 100 से डिवाइड करोगे, उसका लास्ट डिजिट यहीं पे होगा, वही होगा। ओके, तो चलिए करते हैं, सिर्फ यूनिट्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे एक एक करके। 85 और 87 क्या है यूनिट्स में? 5 7, फिर यहाँ पे है 9, यहाँ पे 1, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6। तो कर लेते हैं। पहले है 5 इंटू 7, क्या आ रहा है? 35। इसका यूनिट प्लेस क्या है? 5, उसको ले आओ। ठीक है, ये जो नंबर आया इसका भी यूनिट प्लेस को ही आपको करना है, हमेशा यूनिट्स को ही देखो। ओके, फिर 5, यहाँ पे 1, 9, क्या आता है? 45। फिर से 5 को यहाँ ले आओ, 5 इंटू 91 मतलब 1, फिर से 5, इस 5 को भी फिर से ले आओ, 5 इंटू 95 का 5, क्या आया? 25। फिर से इस 5 को ले आओ, 5 इंटू 96 का 6, क्या हो गया? 30। लास्ट डिजिट क्या आया आपका? 0। तो यही लास्ट डिजिट आपका रिमाइंडर भी होगा। 0 यहाँ पे है, यस, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। हो गया, इतना सिंपल था ये। थोड़ा सा आपको एनालाइज करना होगा, थोड़ा सा समझ के, इतना बड़ा मल्टीप्लाई करना ही नहीं है। इस तरह के टीडियस क्वेश्चंस नहीं दिए जाते हैं। ओके, सो ये भी सॉल्व हो गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या है यहाँ पे? कंसिडर द सीक्वेंस ए बी सी double dash. Let us write it down here. Okay, A B C double dash, फिर A B C single dash D A B B C D dash A B C D। इसको देखिए, A B B C मतलब there are रिपीट्स हैं। किस पैटर्न में रिपीट है वो हमें समझना होगा। ए बी सी सब जा रहा है, यहाँ पर बी रिपीट हुआ है। ओके, ये सीक्वेंस स्टार्ट ऐसे हो रहा है, ए बी सी डी, बीच में बी को हमने रिपीट किया है। नेक्स्ट सीक्वेंस में डी में खत्म हो गया, वो ए से स्टार्ट होगा। ओके, और यहां पर भी ए से स्टार्ट होके ये दूसरा सीक्वेंस है, ये एक और सीक्वेंस है। सो ए बी सी डैश डी, ए बी बी सी डी डैश ए बी सी डी। यहाँ पे बी रिपीट हुआ है, यहाँ पे क्या रिपीट होगा? ए बी सी डी है, ऑब्वियसली ए। अंडरस्टूड? डी में तो खत्म हो गया, यहां से स्टार्ट हो रहा है। ओके, यहाँ पे आओ, ए बी सी, यहाँ पे सी रिपीट होगा। पैटर्न को समझना है, अगर ये ए है, यहाँ पे बी रिपीट हो रहा है, यहाँ पे ए रिपीट हो रहा है, यहाँ पे बी रिपीट हो रहा है, तो फिर सी ही रिपीट होगा। उसके बाद क्या रिपीट होगा? डी डी। तो हमारा आंसर कैसे होगा? डी डी सी ए, डी डी सी ए। क्या है यहाँ पे? ऑप्शन डी, दिस इज द करेक्ट आंसर। इस तरह से फाइंड आउट करना है, मतलब हमने पहले ब्रेक किया, फिर पैटर्न को समझा कि क्या रिपीट हो रहा है, हाँ, कौन सा? बी। नेक्स्ट सीक्वेंस में फिर कौन सा मिसिंग होगा, उसके पहले कौन सा मिसिंग होगा, इस तरह से हमने निकाल लिया। ओके, तो ये खत्म हुआ हमारा पार्ट 1 ऑफ सीसैट प्रीलिम्स रीजनिंग सेक्शंस। इसी तरह से हम पार्ट 2 में बाकी के क्वेश्चंस के बारे में डील करेंगे और उन्हें सॉल्व करेंगे। तो चलिए, तब तक के लिए आप ये सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद हम पार्ट 2 में मिलेंगे। थैंक यू।